हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर्षा रिछाड़िया के साथ हमने जो पॉडकास्ट किया था पार्ट 1, उसका मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूं। अब आगे भविष्य की क्या योजनाएं हर्षा रिछाड़िया की है, वो लोग जिन्होंने कंट्रोवर्सी को जन्म दिया उनके नाम के साथ, और वो लोग जिन्होंने बहुत भला बुरा उन्हें कहा, क्या उन सबको सलाखों के पीछे तक ले जाने की भी प्लानिंग हर्षा जी की है क्या? बहुत से सवाल मैंने उनसे पूछे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। पार्ट 2 मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, लेकिन ये पार्ट 2 आप देखें उसके पहले चैनल तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं देवी कथा का कोई एक अंश जो आपको बहुत प्रिय है वो मेरे व्यूअर को सुनाने के लिए कहूँ तो आप कैसे बताएंगे? महिषासुर मेरा सबसे फेवरेट राक्षस। ठीक है। और जब मुझे याद है, जब मैं देवी कथा के लिए पढ़ाई कर रही थी और महिषासुर के बारे में जब मैंने जाना ना, मैं खाना खा रही हूँ, मैं महिषासुर के बारे में बात कर रही हूँ कि महिषासुर ने कैसी। और आप सोचिए कि देवता जो थे उन्हें, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना साधना के, बिना तपस्या के उनको एक पद मिल गया कि आज से इस देवता को इंद्र का पद मिल गया, इस देवता को वरुण का पद मिल गया। इंद्र कोई परमानेंट हमेशा एक नहीं रहते हैं, कोई भी देवता कभी भी इंद्र की पदवी पा सकता है, वो जब ईश्वर निर्धारित करेंगे। लेकिन राक्षसों का मैं इतना मानती हूँ कि उनको पता था कि उनकी मुक्ति का द्वार कहाँ से है, उनको पता था कि उनको शक्ति कहाँ से कैसे मिलेगी। उस शक्ति को पाने के लिए वो एक आसन पे या एक मुद्रा में 10,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं, 1,00,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं। इतनी तपस्या आप करोगे तो ईश्वर तो आपसे प्रसन्न होगा ही। और ये कलयुग है, यहाँ पे राक्षस भी हमारे अंदर है, देवता भी हमारे अंदर है। यहाँ पे मैंने अपनी कथा में बोला कि आप ज़्यादा नहीं, 3 महीने का संकल्प लेके देखो किसी भी चीज़ का, कि 3 महीने तक मैं ये काम नहीं करूँगा, 3 महीने तक मैं सिर्फ इस रूटीन को फॉलो करूँगा, इतने माला जाप करूँगा या ऐसी पूजा करूँगा या कुछ भी नहीं। 3 महीने तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ मत करो, किसी बेजुबान जीव की सेवा करो। आप 3 महीने किसी एक रूटीन को फॉलो तो करो अच्छे से, ईमानदारी से। ईश्वर आज कलयुग में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो राक्षसों ने वैसे प्रसन्न किया और महिषासुर ने प्रसन्न किया। बस उसकी एक प्रॉब्लम हुई कि एक तरफ माँ से उसने जन्म लिया है और दूसरी तरफ स्त्री को ही उसने अबला मान लिया, और वो जो स्त्री को अबला माना वही स्त्री उसके संहार का कारण बनी। और ये बताया माँ ने हर समय पे कि अगर जन्म देने वाली मैं हूं तो वक्त आने पे नाश करने वाली भी मैं हूं। आज हमारी खुद की माँ जो है, हम उन्हीं से जन्म लेते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, कोई ऐसा गलत काम करते हैं, तो हमारी पिटाई लगाने वाली भी वो है। तो माँ ही सबको कंट्रोल कर रही है, माँ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी जब आप देवी कथा कहती हैं तो वहाँ पे कितने लोग पहुँचते हैं उस कथा को सुनने के लिए? उसका समय कितनी देर का होता है? 3 घंटे की हमने कथा की, 7 दिन तक। तो उस में मुझे याद है कि लास्ट डे जब था, और मैं सच बताऊं क्योंकि वो मेरी पहली कथा थी, तो मुझे ये था कि लोग मुझे क्यों सुनेंगे। इतने अच्छे अच्छे कथावाचक हैं हमारे देश में, इतने बड़े बड़े, इतने अनुभवी कथावाचक हैं, तो लोग मुझे क्यों सुनेंगे। देखते हैं। बाकी अब माँ ने अगर ये जिम्मेदारी दी है तो माँ ने कुछ तो सोचा होगा। मैं फर्स्ट डे जब स्टेज पे गई उस वक्त 500-700 लोग थे, और मैंने ये बात कहीं नहीं बोली, मैं आज पहली बार बोलती हूँ। मुझे जब मैंने फर्स्ट डे कथा ख़त्म की ना, विराम दिया, मुझे लगा कि कल इससे कम लोग हो जाएंगे, परसों और कम हो जाएंगे, हो सकता है लास्ट डे कोई हो ही ना, मैं खुद को ही कथा सुना रही हूँ, हर्षा गुरुजी की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन ईश्वर का चमत्कार बोलो, गुरुजी की कृपा बोलो, माँ की महिमा बोलो कि हर दूसरे दिन पहले दिन से 3 गुना क्राउड आता गया, लोग आते गए, सुनते गए। और लास्ट डे, मतलब फर्स्ट डे जहाँ 500-700 लोग थे, लास्ट डे 1.5-2 लाख लोग थे। क्या बात है। तो और उन लोगों को भी मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया जो उस गर्मी में, क्योंकि मई की गर्मी चल रही थी, उज्जैन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी,
उस गर्मी में भी लोग कथा शुरू होने से आधे घंटे पहले आते थे और आधे पौने घंटे बाद जाते थे। मतलब 4-5 घंटे वो उस गर्मी में पंडाल में बैठे रहते थे। अगर कूलर की हवा लग रही है तो ठीक, वरना अपने हाथ से हवा कर रहे हैं, लेकिन वो हिले नहीं अपनी जगह से। तो ये मुझे लगता है कि लोगों की भी बहुत श्रद्धा थी, तो ये अकेला मेरा कुछ नहीं था। देवी कथा की आप बात कह रही हैं, महिषासुर मर्दिनी आपका सबसे फेवरेट प्रसंग है देवी कथा में। आपके जीवन में महिषासुर कौन है? बहुत बहुत हैं जिन्होंने उन सबका मर्दन भी करना है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब मैंने महिषासुर के बारे में पढ़ा था तब मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि जब जब स्त्री को दबाया गया, उसे तुच्छ समझा गया, उसे अबला और दुर्बल समझा गया, तब तब स्त्री ही आपके संहार का कारण बनी है। और किसी ज़रूरी नहीं है कि हम जान से किसी को मार रहे हैं, लेकिन आपका इस तरह नाश होगा, आप इस तरह मिट्टी में मिल जाओगे ना कि आप दोबारा उठ के खड़े नहीं हो पाओगे, और खड़े होगे तो आप स्त्री को नतमस्तक करते हुए खड़े होगे। तो मेरे जीवन में जो लोग ऐसे रहे हैं उनका भी धीरे धीरे हम कुछ का देख चुके हैं, कुछ का आने वाले समय में भी देखेंगे पतन। एक नाम है जिसको बाकायदा लेके मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कौन है, क्योंकि बहुत मुखर होकर इन्होंने भी विरोध आपका किया था, बहुत से आरोप लगाए थे। दीपक सारस्वत कौन है ये? टीआरपी का भूखा इंसान जिसने ये देखा, जिसके घर में मैं आपको बताती हूँ इस व्यक्ति को मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मेरे व्यूअर्स को बता दूं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हर्षा जी के ऊपर यह आरोप लगाया कि वो सनातन का इस्तेमाल कर रही हैं, उस मंच का इस्तेमाल कर रही हैं, और उस मंच का इस्तेमाल करके वो फिल्मों में जाना चाहती हैं, मॉडलिंग में कुछ हासिल करना चाहती हैं, बिग बॉस से ऑफर मिलेगा तो वहां चली जाएंगी। तरह तरह के मनगढ़ंत आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। तो एक ऐसा शख्स जो आपको लेके दिन में कुछ, रात में कुछ, शाम में कुछ, मीडिया के सामने कुछ, सोशल मीडिया पे कुछ कह रहा है, फिर मैं तो उसका नाम लेके पूछूंगी ये कौन है? देखिए, आप जिस तरह उनको फेमस करना चाह रही है वो मैं नहीं चाह रही थी, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं। उन्होंने, मुझे याद है कि जिस वक्त उनका पहला वीडियो मुझे मेरे परिवार ने भेजा, 2025 जनवरी की बात है ये पूरी घटना की, कुंभ की। 2024 23 अप्रैल मेरे पास एक मैसेज, मेरी मम्मा का स्क्रीनशॉट आया। वो व्यक्ति मुझे 10 सालों से ऑलमोस्ट जानता है, जो 10 सालों से मेरे पीछे शादी के लिए पड़ा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद मैंने हर बार उसे मना किया, क्योंकि मैं किसी के चरित्र को कुछ नहीं बोलती, लेकिन मुझे बहुत कुछ उस व्यक्ति के बारे में पता चला था। और मैं ना, हर व्यक्ति जो भी शादी के लिए सोचता है या जो भी रिलेशन के लिए सोचता है, वो अपने लिए एक लॉयल पार्टनर ही, एक तो लॉयल और दूसरा जो अपनी दम पे बना हो। मेरे लिए तो ऐसा पार्टनर बहुत मैटर करता था। उसके पिता की प्रॉपर्टी से उसे 0 भी मिलेगा ना, मुझे चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान अगर काबिलियत रखता है तो वो 0 से शुरू करके 100 तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसमें काबिलियत होनी चाहिए। तो मुझे इनके बारे में कुछ चीज़ें पता चली, मैंने इनसे पूछा। हालांकि तब हमारी सिर्फ दोस्ती थी, हमारा दोस्ती के आगे कुछ ऐसा था नहीं। जिस तरीके से उन्होंने मीडिया में बताया कि हर्षा रिछारिया का एक्स आया सामने, मैंने कहा धत तेरी कि मेरा एक्स तो जो वास्तव में था वो तो सामने आया नहीं, और जिससे कुछ था नहीं वो सामने आ गया। तो उन्होंने फिर वो चीज़ बोली कि लाइक एक फ़ोटो दिखाई, शायद आपने देखी होगी, एक फ़ोटो दिखाई, और एक फ़ोटो जो मैं अगर आपके साथ खड़े होकर ऐसे सेल्फी क्लिक करूँगी तो वो एक नॉर्मल फ़ोटो उन्होंने दिखाई सेल्फी लेते हुए कि देखिए हम करीबी दोस्त रहे हैं। आप उस फ़ोटो से कैसे ये साबित कर देंगे कि मैं और आप कभी करीबी दोस्त रहे हैं? फिर जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैंने उनसे दूरी बना ली कि ये सही व्यक्ति नहीं है, ये पैसे के लालच में किसी भी हद तक जा सकता है, इसके अंदर रिश्तों के लिए कोई ईमानदारी नहीं है। अब जब मैंने दूरी बनाई तो उसके बाद उन्होंने बराबर मुझे बहुत कॉल्स किए। फिर जब इन्होंने देखा कि मैं शादी के लिए कन्विंस नहीं हो रही, उन्होंने मेरी माँ को फेसबुक पे मैसेजेस करना शुरू किया, माँ का नंबर लिया। और मेरी पेरेंट्स थोड़े सीधे हैं तो, और माँ को भी लगता है कि भाई हमारी बेटी की शादी हो जाए, उम्र हो रही है, कोई अच्छे घर में सेटल हो जाए। तो
वो सारी चीज़ें चली तो मम्मी ने मुझे बोला कि लड़का सही है। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने मम्मी को बताया, जो चीज़ें मेरे सामने प्रूफ के साथ आई थी वो मैंने मम्मी को दिखाई, तो मम्मी भी थोड़ा दूर हो गई। फिर 23 अप्रैल 2024 को उसने आखिरी मैसेज किया फेसबुक पे मेरी माँ को कि अब तो मेरे पास सब कुछ है, मिलियन में फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे मेरी अच्छी कमाई है, मेरे पास गाड़ी है, सब चीज़ें, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हर्षा को। उससे बोलिए कि मुझसे शादी कर ले, और मुझे तो हमेशा से आप जैसी सास चाहिए थी, एकदम प्यारी सी, और आप प्लीज़ हर्षा को कन्विंस कीजिए। मम्मी ने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया। मम्मी ने मुझे बताया, मैंने कहा आप इग्नोर मारो। 23 अप्रैल 2024 का ये मैसेज, जनवरी में जैसे ही 2025 में 1 साल भी नहीं हुआ उनके मैसेज को, जैसे ही मेरा नाम ऊपर गया, उन्होंने मुझे 2 बार कॉल किया। ये मेरा भाई बैठा हुआ है, इसने मुझे बोला दीदी कोई दीपक करके कॉल आ रहा है। मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में थी, तो मैंने अवॉइड कर दिया। मैंने कहा अवॉइड करो उसे। 2 दिन बाद मैं देख रही हूँ कि बंदा प्रयागराज आ गया, और प्रयागराज में आके एक तरफ मीडिया को ये बोल रहा है कि मैं तो यहाँ स्नान करने आया हुआ था, और दूसरी तरफ उसके मीडिया इंटरव्यूज, जो पहला इंटरव्यू उसका आया वो मीडिया सेंटर से आया। भाई आप स्नान करने आए हुए थे तो आप मीडिया सेंटर कैसे पहुंच गए, जबकि वो कितना दूर था। एग्जैक्टली। तो एक बंदा अपने शहर से निकल के प्रयागराज पहुंच रहा है अपने काम धंधे छोड़ के, उसके बाद वो स्नान करने गया था, वो गलती से मीडिया सेंटर पहुंच गया, क्योंकि मीडिया को ये पता चल गया कि ये करोड़ों की भीड़ में ये हर्षा रिछारिया का करीबी दोस्त है, जिसके बारे में खुद हर्षा को नहीं पता है। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज चालू कर दिया, और फिर तो इंटरव्यूज में जो उन्होंने ना बोला वो कम है, बाकी सारी चीज़ें तो आपने सुनी ही हुई हैं। एक तरफ वो इंसान बोल रहा है कि मैं तो इसे इतने सालों से जानता हूँ, ये तो कभी मंदिर नहीं गया। भाई उनसे आप पूछो जो पिछले 5 सालों से मुझे जानते हैं, जो मुझे देख रहे हैं। आप उत्तराखंड में जाके पूछो, आप मेरे गुरुजी से पूछो, आप आश्रम के लोगों से पूछो। जिस इंसान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जिसको सालों से मैंने खुद नहीं देखा, वो क्या बता रहा है मैं जीवन में क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो ये सब ना, मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी है इस कुंभ से। इंसान के अंदर जब फेमस होने की, टीआरपी की भूख होती है ना, तो वो ना तो सामने वाले का जेंडर देखता है, ना तो उसकी एज देखता है, वो बस उसे रौंद के ऊपर किसी भी हद तक जाना चाहता है। और यही सब जो शब्द उसने मेरे लिए बोले, मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मैं इसके परिवार से पूछूं कि भाई इसकी भी तो 2 बहनें हैं, कोई कभी उनके लिए ऐसे बोल दे, उनकी परवरिश पे, तुम्हारे परिवार के संस्कारों पे बात आ जाए, तो तुमको कैसा लगेगा? तो तुमको बुरा लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार की बेटियां हैं। दूसरे के परिवार की बेटियां तो ऐसी हैं, तुम उन पे कुछ भी कीचड़ उछालो, क्योंकि तुम्हें फेमस होना है। तो ये एक बहुत समाज में, मैं कहती हूँ, विकृत मानसिकता के कुछ पुरुष आ गए हैं। मुझे तो इन्हें पुरुष कहने में भी शर्म आती है, जिनके अंदर की मर्दानगी खत्म हो चुकी है, जिन्हें पता ही नहीं है कि असलियत में मर्द होते क्या है, पुरुष होते क्या है। मेरे ख्याल से आपकी इस बात से बहुत सी लड़कियां रिलेट कर पा रही होंगी, क्योंकि उनके जीवन में भी ऐसे बहुत से लड़के आए होंगे, तो जाहिर सी बात है। और इन केस आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए भी। ये तो उस शख्स की बात हुई, नाम मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप, मैं भी फेमस नहीं करना चाहती हूँ बाय द वे, तो मैं बिना नाम लिया आगे लेकिन बढ़ते हुए पूछ रही हूँ कि बिग बॉस का ऑफर मिलेगा तो वहाँ जाइएगा? एक तो ना सब लोग नज़र बहुत लगाते हैं और मैं नज़र से बहुत डरती हूँ। तो बिग बॉस से मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं है। जिनको जाना था महाकुंभ से, जिन्होंने जानबूझ के टीआरपी अपनी फैलाई, और जिनको जाना था वो पहुँच गए हैं, उसको वहीं विराम दीजिए। हम समाज में रह के, बिना किसी पद और बिना किसी चीज़ के समाज में रह के, हो सकता है बहुत अच्छे से काम कर पाए और नज़र से बच भी पाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले और बड़े ऑफर्स मिले, उनको एक्सेप्ट करेंगी? जैसे कि ग्लैमर वर्ल्ड से, बॉलीवुड से, बिग बॉस से। मुझे एक बात बताइए, एक टाइम ऐसा भी था कि मुझे खुद पे ये डाउट था कि मैं शायद सुंदर नहीं हूँ, मैं शायद अच्छी नहीं दिखती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने ये बोल दिया था कि नेपाली दिखती हो, नाक चपटी है, ऐसी हो वैसी हो, बहुत कुछ बोल दिया था। तो कुंभ से मुझे पता चला कि मैं थोड़ी सुंदर भी दिखती हूँ। तो जिस जगह पे जाके, जिस स्टेज पे जाके, जिस बड़े बड़े ब्यूटी पेजेंट में जाके लोग अपनी सुंदरता को साबित करते हैं, वो ईश्वर ने मुझे वैसे ही साबित करवा दिया है। अब जब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और मुझे लगता है एक चीज़ जो मैंने अपने बारे में जानी है, जो मुझे पहले नहीं पता थी, मैं बहुत अड़ियल नेचर की हूँ।
ये मुझे पता चला है कि आप जितना मुझे ये बोलोगे ना कि तुम यहाँ से जाओ, उतना मुझे कोई नहीं हटा सकता वहाँ से। फिर आप मुझे और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो वहाँ रहने के लिए, आप मुझे और वजह दे रहे हो वहाँ रहने के लिए। क्योंकि अगर मुझे जाना ही होता तो मुझे लगता है मैं इतना कुंभ खत्म हो गया, मैं वहाँ से आ गई, फिर मैं क्यों परेशान होती। मुझे टीआरपी ऑलरेडी मिल चुकी थी, अच्छी खासी मिल चुकी थी, तो फिर तो मैं इजीली मुंबई चली जाती, वहीं स्टे कर रही होती, वहीं अभी तक तो अच्छे खासे प्रोजेक्ट कर लिए होते। मतलब जवाब ना है जी। पदयात्रा आपने शुरू की, वृंदावन से पदयात्रा आपकी शुरू हुई जो कि संभल जाकर समाप्त हुई। सवाल मेरा है, संभल को क्यों चुना? नहीं, ये आधी जानकारी है। वृंदावन से संभल की मैंने पदयात्रा शुरू की थी जो 8 दिन की होनी थी। 8वें दिन हमें संभल पहुंचना था। वृंदावन से हमने पदयात्रा शुरू की, लेकिन उस पदयात्रा को संभल तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। मुझे पूरी, पहले तो सबसे पहले रोका गया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस जगह का, छोटी सी जगह थी, पहले वहाँ रोका गया। उसके बाद मुझे दूसरे जो सबसे ज़्यादा पुलिस आई मुझे रोकने के लिए, वो अलीगढ़ में आई थी। मैं एक मंदिर में रुकी हुई थी, वहाँ पे SHO वगैरह सब आए थे। उन्होंने एक बंद कमरे में सबको बाहर करके, मैं थी, मेरा भाई था, मेरे पापा थे, ये एक भाई था, तो हम 4-5 लोग थे। 2-3 पुलिस वाले आए, वहाँ बैठे, सब मोबाइल और सब बंद करवा दिया उन्होंने, और उन्होंने मुझे क्लियर बोला कि आपको रोकने के आदेश हैं। मैंने कहा ठीक है, किसने दिया? कह लगे ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है। तो मैंने कहा भाई कितने ऊपर से ऑर्डर है? तो कहते हैं लखनऊ से ऑर्डर आया। अच्छा, लखनऊ से ऑर्डर मुझे रोकने के लिए? मैं इतनी बड़ी हस्ती हूँ क्या? मतलब मुझे क्यों रोक रहे हैं? और मैं ना तो कहीं खड़े होके मैं कोई भीड़ इकट्ठी कर रही हूँ, ना एक जगह रुक रही हूँ, मैं तो निरंतर चल रही हूँ, तो मुझे रोकने के लिए ऐसे क्यों ऑर्डर? दूसरी चीज़, मैं कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं कोई दंगे बढ़ाने वाले काम नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल एक यात्रा कर रही हूँ, जय श्री राम के नारे लगा रही हूँ बीच बीच में। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे रोकने के लिए ऑर्डर? क्या लगे वो हमें नहीं पता और ना हम बता सकते हैं। आपको रोकने के लिए ऑर्डर्स हैं, आप कल सुबह इसके आगे एक कदम नहीं बढ़ाएंगी, यहीं से गाड़ी में बैठ के आप आगे चली जाएंगी। मैं रोने लगी। मेरे रोने का रीज़न ये था कि वहाँ तक पहुँचने में ना, अलीगढ़ पहुँचने में, एक बहुत ही हंसने वाली बात है कि जब मैंने वृंदावन से यात्रा शुरू की, मेरी चप्पल चोरी हो गई थी। तो मीडिया ने मुझसे पूछा क्या आप नंगे पैर पद यात्रा करेंगे? मैंने कहा नहीं, मेरी चप्पल चोरी हुई है, मैंने नंगे पैर का कोई संकल्प नहीं लिया है, जहाँ मुझे चप्पल मिल जाएगी मैं पहन लूँगी। तो मुझे 20 किलोमीटर तक नंगे पैर चलना पड़ा, और पूरा रोड बहुत गर्म था, जिस वजह से मेरे पैर में छाले आ गए। अब वो छाले निरंतर क्योंकि बढ़ते गए, फिर छिलते गए, फिर मेरा पूरा नीचे का जो पैर था वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो अलीगढ़ पहुंचते हुए ना मुझे ये लगा कि पैर में पट्टियां बांध के मैं कैसे एक एक कदम चल रही हूँ, ये मेरी आत्मा को पता है, क्योंकि मैं उस दर्द से निकल रही हूँ। और ये बोल रहे हैं कि अलीगढ़ से आप यात्रा को विराम दो और संकल्प तोड़ो, यहाँ से वापस जाओ। क्यों, किस लिए? मैंने तब तो उन्हें हाँ बोला, मैंने रात भर सोचा, मैंने कहा नहीं, अगर यात्रा का समापन करना ही है तो मैं किसी अच्छी जगह जाकर करूँगी। तो मैं सुबह उठी, मैंने उन पुलिस वालों को एक कॉल करवा दिया था कि हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे यात्रा के लिए और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, फिर तो बहुत सारे पुलिस वाले आ गए, मेल फीमेल सारे कॉप्स आ गए, सब आ गए। तो मैंने फिर किसी से डीएम का नंबर लिया, मैंने डीएम को कॉल किया, अलीगढ़ डीएम को मैंने उनको कॉल किया, मैंने अपना परिचय दिया और मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे मेरी इस यात्रा को रोकने के लिए इतने पुलिस वाले इस वक्त मेरे सामने हैं, तो मुझे ये रीज़न जानना है कि आखिर मुझे रोका क्यों जा रहा है। तो वो बोलने लगे कि हमें तो इस बारे में कोई सूचना नहीं है। मैंने कहा शहर के डीएम को सूचना नहीं है और इतनी पुलिस फोर्स मेरे सामने है, जैसे मैं कोई दंगे भड़का रही हूँ या मैं कोई दंगे कर रही हूँ या मैंने कोई मारपीट कर दी है, इस तरह से मुझे बिहेव किया जा रहा है। तो मुझे आपसे जवाब चाहिए ना कि आपकी बिना जानकारी के ये पुलिस मुझे कैसे अरेस्ट करने आई है या इस यात्रा को कैसे रोक रही है। तो उन्होंने बोला हम बताते हैं। फिर उन्होंने कुछ जगह पे कॉल किया होगा, पूरी जानकारी ली। उन्होंने बोला ये यात्रा तो आपको की नहीं हो पाएगी क्योंकि संभल बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ हम आपको नहीं जाने देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक काम करते हैं, बुलंदशहर बॉर्डर क्रॉस करते ही वहाँ पे एक
राजघाट या रामघाट ऐसे करके कोई घाट है गंगा जी का। मैंने कहा वहाँ पे जाके हम इसको समापन करते हैं, कम से कम हमें वहाँ तक की परमिशन चाहिए। कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। वहाँ से चलना शुरू हुआ, पुलिस की एक गाड़ी निरंतर हमें फॉलो करती गई। अब जैसे ही हम अलीगढ़ बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 1 किलोमीटर बचा हुआ था, जैसे मैं यहाँ रुक गई हूँ, 1 किलोमीटर बाद अलीगढ़ बॉर्डर क्रॉस करके मैं बुलंदशहर एंटर कर जाऊँगी। एकदम से पता नहीं क्या होता है, कभी कभी इंट्यूशन बोलता है। तो मुझे प्यास लगी बहुत तेज़, तो मैंने साथ वालों को बोला पेड़ के नीचे बैठ के पानी पीते हैं। इन लोगों ने मना किया, मैं तब भी जिद पे बैठ गई कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, धूप तेज़ है। मैं पानी पीने लगी, इतने में मेरे कुछ लोग जो बॉर्डर क्रॉस करके उस साइड गए हुए थे और जो खाने पीने की व्यवस्थाएं देख रहे थे, उनका कॉल आया कि दीदी कुछ हुआ है क्या। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। इतने में वो बताते, इतने में एक पुलिस अधिकारी जो उस एरिया के थे वो हमारे पास आ गए। हर्षा जी क्या हुआ। मैंने कहा पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। कह लगे हम तो नहीं रोक रहे। मैंने कहा तो ये लोग तो रोक रहे हैं ना, क्यों रोक रहे हैं। कह लगे आप तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से उठिए, उठ के जाइए आगे की तरफ, अगर कोई भी आपको रोकता है, इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ मैं भी बीच में आता हूँ, आप मुझे धक्का मार के आगे बढ़िए। और जैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया मुझे समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये खुद को धक्का देने के लिए बोल रहे हैं। और इतने में मुझे वहाँ से पता चलता है मेरी टीम से कि बॉर्डर पे जो 1 किलोमीटर दूर बॉर्डर था, उस बॉर्डर पे 200 पुलिसकर्मी बुलंदशहर के आए हुए हैं, मेल फीमेल। उनको सीधा ऑर्डर है कि हर्षा रिछारिया जैसी बॉर्डर टच करे वैसे उसे तुरंत अरेस्ट करके नॉन अवेलेबल वारंट जारी करके उसे जेल में डालो। मैं लिटरली बता रही हूँ आपको शालिनी जी, उस मोमेंट पे मुझे ये फील हुआ था कि मैं कोई एक देशद्रोही हूँ, मैं कोई घटना करके देश छोड़ के भागने की तैयारी कर रही थी, तो बॉर्डर पे मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस फोर्स भेज दी। किसी भी इंसान को यही फील होता। तो मैंने कहा अब तो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, ना तो मैं पीछे जाऊंगी ना मैं आगे जाऊंगी जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। और फिर मैंने अपने पहचान के लोगों को कॉल किए, सब किया। मैंने ये पता लगवाया कि भाई ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मतलब मैं इतना बड़ा कोई काम नहीं कर रही हूँ और ना ही कुछ अलग कर रही हूँ, ना ही कुछ भड़काने जैसा काम कर रही हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब मुझे पता चला कि एक बहुत बड़े संत हैं जिन्होंने एक दूसरे संत को कॉल किया और उनका सिर्फ इतना था कि अगर हर्षा रिछारिया की ये यात्रा नहीं रोकी गई तो हम सारे संतों के साथ मिलकर तुम्हारा विद्रोह करेंगे, इस यात्रा को अभी के अभी रोको। पहले उसमें एक संत शामिल था मुझे अरेस्ट करवाने के लिए, यात्रा रुकवाने के लिए, फिर देश का दूसरा एक और बड़ा संत उसमें जुड़ गया, फिर तीसरा एक और बड़ा संत जुड़ गया। उनका सिर्फ कोशिश ये थी कि इस लड़की को रोको, क्योंकि तब तक वो मीडिया में वो यात्रा के बारे में बहुत कुछ आ चुका था जो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। तो ये पूरा जो प्रेशर था वो ऊपर से आया था, पुलिस फोर्स के ऊपर स्पेशली था। पुलिस मुझे अरेस्ट करने आई हुई थी। तब मैंने बोला कि ठीक है, मुझे अरेस्ट हो गया, अपनी जीवन यहाँ पे रोकना नहीं है, मुझे अभी बहुत काम करना है। तब भी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ये सब छोड़ के मुंबई चली जाती, अपना करियर वापस बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट करती। मेरे पास अच्छी टीआरपी थी, तब भी मैं नहीं रुकी। फिर मैंने कुछ लोगों से बात की, वो जो बॉर्डर पे सीएचओ थे उनसे बात करवाई, एसएचओ सीएचओ जो भी होते हैं, मुझे तो पूरे अधिकारियों के भी नाम नहीं पता। हाँ। तो उनसे बात करवाई, फिर उनको लिखित में दिया कि भाई हम उस घाट पे जाके, जो बॉर्डर के बाद 8 किलोमीटर वो घाट बचा है, उस पे जाके हम यात्रा को वैसे भी विराम दे रहे हैं, तो इतना नाटक क्यों हो रहा है। फिर उनको जब वो लिखित में दिया तब उन्होंने हमें बॉर्डर क्रॉस करने दिया। बॉर्डर क्रॉस करने के 2-3 किलोमीटर आगे हमारे खाने पीने की व्यवस्था थी। वहाँ पे जब हम खाने पीने के लिए रुके तो जैसे ही मैं खा के फ्री हुई, अब इतने सारे लोग सब एक बार में तो नहीं खा लेंगे ना, कि पंगत बिठाई और खिला दी। तो हम कुछ लोगों ने पहले खाया, फिर बाकी लोग लाइन से खाते जा रहे थे। तो जैसे ही मैं खा के फ्री हुई, मैं आके हॉल में बैठी, मेरे सामने पुलिस के पहले 10 लोग थे, 10 से थोड़ी देर में 20 हो गए, 20 से 30 हो गए, पीसीआर वैन आ गई, सब आ गए। और मुझे लगा कि अब तो ये लोग कुछ करने वाले हैं, क्लियर। तो फिर ये हुआ कि अब क्या करें। अब वो गुस्सा करने लगे, बदतमीजी करने लगे कि हमको पागल समझा हुआ है और यहाँ खाने पीने में सब मस्त हैं, ये है वो है, इनको तो उठाओ गाड़ी में डालो और कोई ज़रूरत नहीं है इसके आगे यात्रा करवाने की, यहीं से हो गई यात्रा, ये वो। मैंने कहा ये तो कुछ करने नहीं देंगे। फिर उसी वक्त मीडिया वाले आए, मैं उठ के खड़ी हुई, मैं उनके
सामने गई और मैंने कहा मैं तो यात्रा घाट तक जो 5 किलोमीटर बचा हुआ है भाई वहां जाके हम विराम कर रहे हैं, हम यहाँ पे गाड़ी में बैठ गए अगर तो ये तो यहीं खत्म हो जाएगा, फिर हम घाट पे जाए नहीं जाए क्या फर्क पड़ रहा है। फिर जब मैं उनके बीच पहुंची उसी वक्त एक नेशनल चैनल था उसका रिपोर्टर आए और उन्होंने तुरंत लाइव स्टार्ट किया, और जैसे ही लाइव हुई तो जो पुलिस वाले मुझे बिल्कुल दबा के सर्कल में कर रहे थे, गाड़ी में बैठने के लिए प्रेशर दे रहे थे, वो तुरंत मीडिया को देख के दूर हटे। उन्होंने अपने ऊपर के ऑफिसर को कॉल किया, ऑफिसर को वहाँ का लाइव चीज़ें बताई, फिर ऑफिसर के बोलने पे वो सब दूर हट गए चैनल को देखते हुए। तब हमें वो 5 किलोमीटर वहाँ पहुँचना पड़ा। जैसे ही हम घाट पे पहुँचे पूरी घाट को छावनी बनाया हुआ था, और मुझे वहाँ पे एक संत भी थे, उन्होंने और पुलिस ने सबने प्रेशर देके वहीं पे संकल्प को तोड़वाया, वहीं पे मुझे सारी पूजन करवाई, और तुरंत पुलिस अपनी निगरानी में मुझे गाड़ियों में बिठा के वृंदावन तक छोड़ने आई थी। एक चीज़ मैं इस पूरे बात में और समझना चाहती थी कि जब आप लोगों ने रथ यात्रा की शुरुआत करने की सोची तो क्या उसकी परमिशन थी? ये LIU के अधिकारी को हमने बुलाया था आश्रम में जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी। हाँ। उनसे हमने परमिशन ली थी, उनको सारी चीज़ें बताई थी, उन्होंने वायरलेस में आगे तक दे दिया था, हमने पेपर वर्क कंप्लीट कर दिया था। फिर हमें पता चला, क्योंकि वो हमारी पहली यात्रा थी, तो हमें पता चला कि वो जो LIU वाला बंदा जो हमारे पास आया था उसने हमें पूरा घुमाया, और उसने ये फिर गलत रिपोर्ट बना के आगे वो भी फॉरवर्ड की हुई थी। मतलब यात्रा जिस पूरे रास्ते से निकलती है वो आपको बताना होता है, जहाँ जाके समाप्त वो सारी चीजें पूरी परमिशन आपने ली हुई जी, थी। जी। बावजूद इसके परमिशन लेने के बाद भी आपकी उस यात्रा को रुकवाया गया। जी। ये वाकई हैरानी भरा है। मुझे लगता है कि अगर बाकायदा कानूनी प्रक्रिया से हो के कोई अगर निकालना चाहे यात्रा और उसको रोका जाए। एक चीज़ आप मुझे ये बताइए, संभल मुस्लिम बहुल इलाका है और हम ये जानते हैं कि कैसे हिंदू आबादी उस जगह पर कम हुई, कैसे वहाँ का पूरा जो ढांचा है वो ही बदल गया एक तरह से। क्या लाइमलाइट में रहने की आदत आपको वृंदावन से संभल तक की यात्रा करने पर मजबूर कर रही थी? वाय संभल? क्योंकि संभल मैं उससे पहले गई थी, हमारी ये यात्रा हुई थी अप्रैल में, मैं उससे पहले मार्च में संभल गई थी। और मार्च में जब मैं पहली बार गई थी तो जब मैं गई तब मैं नॉर्मल वहाँ भगवान के दर्शन करने गई थी, और मैं देखने गई थी कि संभल है कैसा। मैंने कभी देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे मुझे विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग मिले, उन्होंने अपने साथ रह के मुझे संभल दिखाया। और जब उन्होंने संभल दिखाया तो संभल में जो पास्ट में जितनी भी घटनाएं घटी हैं 1980 से लेके अभी तक की, मुझे याद है जब मैं मार्च में गई थी उस वक्त से पहले कुछ दिन पहले वहाँ पे एक घटना घटी थी एक लड़की के साथ जिसका गैंग रेप हुआ था। फिर हॉस्पिटल में जब उसको ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करवाया गया तो हॉस्पिटल की फुटेज उन लोगों ने पूरे कैमरास जला दिए। देन उसके बाद डॉक्टर को बहुत धमकियाँ दी गई, और फिर वो लड़की को ऊपर से आई थिंक 3rd या 4th फ्लोर से उसे गिरा के मार दिया गया। जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी तो मुझे लगा, फिर वहाँ जब मैं बैठी हुई थी ना, क्योंकि मैं तो अकेले गई थी, एक कैब बुक करके मैं अकेले पहुँची थी संभल। तो जब मैं वहाँ पहुँची और जब मैं वहाँ की महिलाओं के साथ बैठी, उन्होंने बहुत से लोगों ने अपने घर पे किसी ने भोजन रखा, किसी ने चाय नाश्ता रखा, और मुझे पता ही नहीं था। तो जब मैं वहाँ बैठी महिलाओं से लड़कियों से बात की तब मेरे सामने ये एक चीज़ आई कि आज पहली बार कोई लड़की संभल इस तरीके से आई है जो सनातन की बात कर रही है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम लोग और मजबूत होंगे, हमारी बेटियां और मजबूत होंगी, तो वो घर में डर के नहीं रहेंगी बल्कि वो भी अपने लिए आवाज़ उठाना सीखेंगी आपकी तरह, आपसे इंस्पायर होके। तो आप कुछ कीजिए संभल के लिए। तब फिर वहाँ बैठ के मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि एक अगर ऐसी पदयात्रा निकाली जाए जिसमें हम हिंदुओं को जोड़ते हुए संभल पहुँचें, और तब आखिरी दिन पे हम संभल में जितनी भी बेटियाँ, जितनी भी महिलाएं हैं स्पेशली, उनके साथ हम कोई एक ऐसी सभा या छोटा सा आयोजन करें और उसमें फिर हम उनको कुछ ऐसे विचार व्यक्त करें, कुछ ऐसी समझाइश दें। तो मुझे लगता है वो उनके लिए भी अच्छा होगा और वो बेटियां अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगी, क्योंकि अभी वो नहीं ले पा रही हैं। तब ये विचार आया था।
ठीक है, आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आपका एक दावा ये भी था कि मुस्लिम शख्स एक आपको मेल कर रहा है, लव जिहाद जैसी बातें, ब्रेन वॉश करने की कोशिश, वो क्या इंसिडेंट है? देखिए, मैं खुद तो एक तो परेशान हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं कुछ अपने ही समाज के, अपने ही धर्म के लोगों से परेशान हूँ, कुछ अपने ही धर्म गुरुओं से भी परेशान हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि अगर आप एक दूसरे को नीचे गिराना बंद कर दोगे, एक दूसरे को नीचे गिरा के खुद टीआरपी के लिए ऊपर उठना बंद कर दोगे और वास्तव में धर्म के मार्ग पे चलोगे, तो हमारा सनातन धर्म फिर इतना मजबूत उठ खड़ा होगा कि हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, आज जब हम जैसे जैसे हर दिन बदल रहा है, आज यहाँ बैठ के इतनी देर से हम और आप चर्चा कर रहे हैं, इतनी देर में फिर कहीं देश में लव जिहाद हो गया होगा, फिर धर्म परिवर्तन हो गया होगा, फिर रेप केस बढ़ गए होंगे, हुआ होगा ना। यहाँ हर मिनट कुछ ना कुछ हो रहा है ना इस देश में घटनाएं। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे के विपक्ष में ना होके एक दूसरे के पक्ष में होके एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, तो कोई भी घटनाएं इस तरह की बढ़ने की जगह कम होने लगेंगी। शायद हमें एक दिन ऐसा देश देखेंगे जहां पे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। तो अब विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप, इसका जीता जागता तो उदाहरण मैं हूँ, और मुझ पे तो मैं कुछ भी करूँ तो आज मैं कहीं खड़े होके पानी पूरी खा लूँगी तो उस पर भी मुद्दा बना देंगे कि साध्वी होके ये हरकतें। तो मुद्दा बनाने वालों को कुछ नहीं चाहिए। तब उस दिन मैं घर पे थी, फीवर में थी, और मुझे याद है कि मैं टाइम से रेंट नहीं दे पा रही थी, तो मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे खाली करने के लिए बोल दिया था कि आप घर खाली करो। तो मैं ऑलरेडी परेशान थी कि समाज में ये बातें सुन रही हूँ कि धर्म को धंधा बना दिया, धर्म से पैसे कमा रही है। दूसरी तरफ मैं क्या बताऊँ कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ और मैं किससे हेल्प की उम्मीद भी रखूँ। तब वो सारी चीज़ें जब हुई, तब ये मेल मुझे आया। तब फिर मैंने इस मेल को प्रॉपर पढ़ा तो देखा ये बंदा मुझे बहुत दिन से मेल कर रहा है। इनफैक्ट ये अभी भी, आज भी डेली मेल करता है मुझे। तो तब उसी वक्त जब ये मेल आया, उसी वक्त कोई एक घटना घटी थी लव जिहाद धर्म परिवर्तन की, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। तब मैंने वो व्यू रखा अपना, वो अपने विचार रखे कि जब ये सब क्यों होता है। आज अगर मेरी जगह कोई भी लड़की होगी जिसके ना दोस्त है, ना पार्टनर है, ना उसका धर्म उसे समझने को तैयार है, ना धर्म के लोग समझने को तैयार है, ना धर्म के गुरु समझने को तैयार है, कोई नहीं है उसके साथ, तब एक बंदा आता है, कहते हैं ना कि रोते को कंधे का सहारा देता है, तब वो उसे सहारा दे रहा है, उसे समझा रहा है। तब हमको लगता है कि यार इतने करोड़ों की भीड़ में सिर्फ एक ये बंदा है जो वो सवाल पूछ रहा है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। तब हम उससे बात करना शुरू करते हैं, उसे समझना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे वो हमारे दिमाग में ये बीज बोने लगता है कि देखो, तुम्हें तुम्हारे धर्म के लोग नहीं समझ रहे थे, तुम्हारे धर्म गुरु तुम्हें गलत साबित कर रहे थे, तुम्हारे धर्म के लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें समझा। तब लगता है कि हाँ, इसने मुझे उस वक्त समझा जब वाकई में मुझे ज़रूरत थी। तब फिर इंसान को लगता है कि हमारा सनातन धर्म तो ऐसे ही है, ये देखो इनके मज़हब की खूबसूरती देखो कि इन्होंने हमें समझा है। और वहाँ से लव जिहाद धर्म परिवर्तन जैसे जो ब्रेन वॉश होते हैं, वहाँ से उनकी शुरुआत होती है। अगर हम वो मौका ही अपने बच्चों को नहीं देंगे, अपने युवाओं को नहीं देंगे, और हम उनके खिलाफ खड़े होने की जगह उनके साथ खड़े होंगे, तो किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर जाए। तब मैंने वो वीडियो डाला था। क्या महाकुंभ से ही फेमस हुई मोनालिसा ने जो इस्लाम धर्म में शादी की, वो भी इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मोनालिसा का जो पूरा केस है, जितना मैंने समझा, उसकी फैमिली से भी बात की, मैनेजर से भी बात की, सब चीज़ें, तो वो पूरा जो केस है वो ब्रेन वॉश का केस है, लव जिहाद का केस है, उसे फंसाया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं एक जो कमी है ये समाज की है, और उसके मैटर में तो कमी उसके परिवार की भी है। जो क्या होता है ना कि जब हमें कुछ मिलता नहीं है, वो एकदम से मिलता है, तो हमको ये लगता है कि बस इसे भर लो। तो वो एक चीज़ हुई है उसके साथ, उसके परिवार के साथ। उनको ये लगा कि अब जो भी है बस तुम काम करो और पैसा कमाओ। वहाँ उस लड़की को कोई समझने वाला नहीं था, ना परिवार में, ना दोस्त, ऐसे कोई भी नहीं। तो एक इंसान आया जिसने उसे ये यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें समझता हूँ, और देखो तुम्हारे धर्म में तो ऐसा। और
हम अभी 100% ये भी नहीं बोल सकते कि वो हिंदू ही होगी, किसी को नहीं पता कि वो हिंदू है कि नहीं है। तो उसने ये बताया लड़के ने कि हमारे मजहब में देखो ये होता है, ये होता है, ये होता है, और तुम कब तक काम करती रहोगी, अपने परिवार का पेट भरती रहोगी, हम दोनों मिलके करेंगे, फिर तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ें। तो उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसको अपने झांसे में लिया गया और बिना मतलब का इतना बड़ा बवाल किया गया, क्योंकि मोनालिसा का बयान था, उस लड़के का बयान था कि भाई परिवार से, मोनालिसा के परिवार से खतरा है, इसलिए हमें पुलिस प्रोटेक्शन में शादी करनी पड़ी। उसका परिवार तो बहुत सीधा सा परिवार है, उनसे प्रोटेक्ट होने के लिए आपको 300 लोगों की सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। शादी में 300 लोग प्रोटेक्शन के साथ आपकी शादी करवा रहे थे, जिसमें पुलिस भी शामिल, नेता नगरी भी शामिल, सामान्य मनुष्य भी शामिल, समाज भी शामिल, सब शामिल हैं। और बाप को वहाँ पे बिठाया गया, लाइक थाने में बिठाया गया, और पिता को पता ही नहीं है बाहर मेरी बेटी की शादी हो रही है। तो उस सीधे पिता से बचाने के लिए 300 लोग शादी में शामिल हुए, प्रोटेक्ट करते हुए। तो ये सब पूरा एक प्लान था। उसी महाकुंभ से फेमस हुई मोनालिसा, उनकी शादी हो गई। आईआईटी वाले बाबा, उनकी शादी हो गई, क्योंकि आईआईटी वाले बाबा के साथ तो आपकी भी शादी की बड़ी खबरें उस समय उड़ाई गई थी। 2 लोगों की शादी हो गई, आप लेकिन साध्वी बन चुकी हैं, तो आगे विवाह का तो जाहिर सी बात है कोई विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल। तो अब आजीवन सनातन के प्रति समर्पित रहने का सोचा है। हाँ जी। और देवी कथा कहते हुए आगे बढ़ने का सोचा। हाँ जी, देवी कथा करते हुए और नारी शक्ति के लिए काम करते हुए। जब थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट होगी, तब वो पैसा मुझे नारी के ही लिए ही लगाना है। जो समाज में ऐसी नारियां, ऐसी बेटियां जो मेरी तरह टारगेट हो रही हैं, जिन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है, उनका सहारा मैं बनना चाहती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। वैसे मैं समझाने का कोई ओहदा तो नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि महाकुंभ से बहुत कड़वी यादें आपको मिली ज़रूर, लेकिन वो वही महाकुंभ था जिसके चलते आप यहाँ मेरे साथ पॉडकास्ट में बैठी हैं। ये वो देश है या दुनिया है या समाज है जिसने न माँ सीता को छोड़ा है, न भगवान राम को छोड़ा है। सबके ऊपर आरोप लगे, गाना है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी आपको। आप भगवत भजन करें, देवी की कृपा आपके ऊपर हो, और आगे जो भी आपने सोचा है महिलाओं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, युवाओं के लिए, सनातन के लिए, उन सब में बहुत ताकत आपको मिले, बल मिले आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पॉडकास्ट जरूर पसंद आया होगा। अगला मेहमान आप किसे देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।